हमारी माताएं बहनें की सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमें ये करना ही पड़ेगा। तो ऐसी सीरियल्स बंद होनी चाहिए जहाँ पे लव जिहाद का प्रमोशन हो रहा है। बहुत सारी खबर हम सुनना नहीं चाहते, बहुत सारी खबर इस वजह से नहीं सुनते कि सुनकर दुख होता है। कुछ खबरें हम देखना नहीं चाहते, कुछ खबर इस कारण नहीं सुनते कि सुनकर हम कर ही क्या सकते हैं सिवाय अफसोस के, या फिर इस वजह से कि आखिर सरकार कर क्या रही है। इन सभी सवालों के साथ रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। लव जिहाद अभी तक हम राजनीतिक मुद्दा समझते रहे, एक के बाद एक दरिंदगी के केस सामने आते रहे। हम समझते रहे सरकार अपने स्तर पर इसे सुलझा लेगी, लेकिन अब मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। सरकारें मौन है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन मुद्दों पर चर्चा होनी बंद कर दी है। आज आप ये पूरा एपिसोड देखिए, अपनी राजनीतिक आस्था को कुछ देर साइड में रख दीजिए और समझिए कि हम कैसे एक साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन पहले देखिए ये छोटी सी वीडियो, फिर आपको असली सच्चाई से रूबरू कराते हैं। मैं असम से हूँ और मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ एक लोकल चैनल जिसका नाम है रेंगोनी, वहाँ पे कुछ ही दिनों से एक सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है जिसका नाम है बेगम जान। इस सीरियल का मेन कहानी ये है कि एक हिंदू ब्राह्मण लड़की एक मुस्लिम से शादी करती है और वो कन्वर्ट होके बेगम बनती है और बुर्खा पहनने लगती है। और यही नहीं, पहले एपिसोड में इन लोगों ने हमारे जो गणेश जी भगवान हैं उनको गिराते हुए दिखाया, जो काफ़ी अपमानजनक है हमारे समाज के लिए। और हिंदू समाज इसको लेके काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं और काफ़ी दुखी है इसको लेके। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो लव जिहाद है वो अभी एक भयंकर रूप ले चुका है और ये आए दिन बढ़ रहा है। ये वीडियो आसाम से आया है। हालांकि ये काम वहाँ की सरकार का है कि ऐसे टीवी सीरियलों पर रोक लगाए, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है, पर हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जागरूकता और विरोध दोनों ही चीज़ें हमें संविधान ने प्रदान की है। अगर हम टिकटॉक का विरोध करके उसे बंद करा सकते हैं तो ऐसी चीज़ें भी बंद हो सकती है। अब बात सिर्फ टीवी सीरियल या वेब सीरीज की नहीं, बल्कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ का फैसल कभी माथे पर टीका और हाथ में कलावा बांधकर हिंदू युवती को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती बनाता है, कभी शाकिब अमन बनकर पहले एकता को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फिर अपने परिवार के सहयोग से उसका बेरहमी से कत्ल कर देता है। वसीम कभी दिनेश रावत बनकर हिंदू युवती से प्रेम संबंध सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए बनाता है। लव जिहाद के प्रकरण हाल ही में मेरठ जनपद की सुर्खियां बने हैं। इस कड़ी में इंसानियत को तार तार कर देने वाला लव जिहाद का एक और मामला इन दिनों चर्चा में है। शाकिब और एकता का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि मेरठ में अभी एक और लव जिहाद का मामला सामने आया। गाजियाबाद की लोनी की रहने वाली प्रिया को शमशाद ने अमित गुज्जर बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रिया शादीशुदा थी, किसी विवाद के कारण पति से अलग रह रही थी। इसका फायदा शमशाद ने उठाया। जब प्रिया को पता चला कि अमित गुज्जर असल में एक मुस्लिम है और उसका नाम शमशाद है, तो इसी बात को लेकर प्रिया ने विरोध शुरू कर दिया। लेकिन प्रिया का विरोध काम न आया और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। 28 मार्च को शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या करने के बाद शव को घर के अंदर जमीन में गाड़ दिया, जो अब कंकाल के रूप में बरामद हुए हैं। ये खबरें डराने या दुखी करने के लिए नहीं है, बल्कि उन लड़कियों को सावधान करने के लिए है जो धर्म निरपेक्षता में अंधी हो जाती है या किसी भी मुल्ला पर विश्वास कर लेती है कि उसका साकिब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन एक दिन इसी विश्वास की कीमत उसे प्रिया की तरह जान देकर चुकानी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरठ के दोराला के लोहिया गांव निवासी साकिर ने लुधियाना की एकता के साथ अमन बनकर प्यार का नाटक किया। उसे घर से 15 लाख की ज्वेलरी लाने को कहा। प्यार में अंधी एकता अपने घर से 15 लाख की ज्वेलरी उठा लाई। 13 मई 2019 को अमन उसे अपने गांव ले आया। यहां आकर जब एकता को पता चला कि अमन का असली नाम शाकिब है, तो एकता ने विरोध शुरू कर दिया। 15 लाख की ज्वेलरी हाथ से निकलती देख शाकिब और उसके परिवार ने एकता के हाथ पैर सिर अलग अलग काटकर खेत में दफना दिए। इसका खुलासा जून 2020 में हुआ। विश्वास का ताबीज पीकर अपने घर से 15 लाख उठाकर लाने वाली एकता अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ उसकी तस्वीर के सामने रोते बिलखते उसके माता पिता देखे जा सकते हैं। मेरठ में ही पिछले दिनों पुलिस ने दिनेश रावत बने एक आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया। वसीम ने दिनेश रावत बनकर एक लड़की से फेसबुक पर प्यार किया। जब युवती प्रेम जाल में फंस गई
तो उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी देने लगा। युवती ने सारी बात अपने पिता को बताई। वसीम को गिरफ्तार कराया। ध्यान रखें, वसीम पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। मामले यहाँ ख़त्म नहीं होते। इसी साल जून में मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र के गांव निवासी फैसल उर्फ सोनू ने बुलंदशहर की रहने वाली युवती, जो अपने माता पिता की मृत्यु होने पर परिवार का खर्चा चलाने के लिए जॉब करती थी, फैसल ने सोनू बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी कर ली। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। सोनू युवती को लेकर मेरठ आ गया। पहले प्रहलाद नगर, फिर राज खुलने के डर से मोरीपाड़ा में किराए पर मकान लेकर रहने लगा। युवती फिलहाल गर्भ से है। मेरठ आकर माथे पर टीका लगाने वाला और हाथ में कलावा बांधने वाला सोनू अब फैसल बन गया और टोपी लगाने लगा। जब युवती के सामने हकीकत आई तो फैसल बना सोनू उसका सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गया और प्यार में अंधी युवती को ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ है। ये मात्र पिछले कुछ दिनों के देश के एक शहर मेरठ के किस्से हैं। अगर पिछले कुछ सालों के और कुछ राज्यों के आंकड़े सामने रखे तो आपकी आंखें चुंधिया जाएगी। पिछले कुछ समय पहले लद्दाख में जब बौद्ध लड़कियां लव जिहाद का शिकार बनाई जाने लगी, तब इस मामले को लेकर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था ताकि लद्दाख में बौद्ध महिलाओं और लड़कियों को बचाया जा सके। बुद्धिस्ट एसोसिएशन का कहना था कि मुस्लिम नौजवान खुद को बौद्ध बताकर लड़कियों से जान पहचान बढ़ाते हैं और शादी कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो बौद्ध नहीं मुस्लिम है। इसके बाद समझौते और पछतावे के अलावा क्या बचता है। छोटी सी जनसंख्या वाले इस क्षेत्र में साल 2018 तक ही 45 से ज़्यादा बौद्ध लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया और हमेशा की तरह दावा यही किया गया कि उन्होंने ऐसा अपनी इच्छा से किया है। इसी तरह अगर केरल का मामला समझे तो यहाँ के आंकड़े बेहद डरावने हैं, लेकिन इस लव जिहाद को ज़्यादा समझने के लिए ये आंकड़े जानना बेहद ज़रूरी है। 26 जून 2016 केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी द्वारा केरल विधानसभा में दिए एक लिखित जवाब से केरल का हिंदू समाज स्तब्ध रह गया था, जब एक सवाल के जवाब में चांडी ने बताया था कि 2006 से 2012 तक राज्य में 7,713 लोग इस्लाम में मतांतरित किए गए। इनमें से कुल मतांतरित 2,688 महिलाओं में से 2,196 हिंदू महिला थी और 492 ईसाई महिला। लेकिन इस रिपोर्ट के तुरंत बाद मुस्लिम गुटों के दबाव पर राज्य सरकार ने अदालत में प्रतिवेदन दर्ज करके इसके ठीक उल्टा कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। जबकि उसी दौरान केरल से प्रकाशित एक पत्रिका में साफ साफ छपा था कि लव जिहाद केरल के सम्भ्रांत हिंदू परिवारों और रईस ईसाई परिवारों को बेखटके निशाने बना रहा है। इसके लिए व्यावसायिक कॉलेजों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों पर नज़र रखी जाती है। मुस्लिम गुट मुस्लिम लड़कों को तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने और उनमें गैर मुस्लिम लड़कियों को बुलाने और इनाम देने को उकसाते हैं ताकि उन्हें फांसा जा सके। जो लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित होती हैं उन्हें मुस्लिम लड़कियों के साथ घुलने मिलने का भरपूर मौका दिया जाता है। इन शुरुआती तैयारियों के बाद लव जिहाद के खाके को क्रियान्वित किया जाता है। जैसे ये पत्रिका की प्रतियां छपकर आई, पूरे केरल में बड़ी संख्या में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इन्हें खरीदा और फाड़कर जला डाला। अगले कुछ दिनों में गिनती की प्रतियां ही दुकानों पर रह गई थी। राजनीतिक स्तर पर चांडी के बयान की आलोचना के बाद सेक्युलर मीडिया ने वहां के मुख्यमंत्री की इस स्पष्ट स्वीकृति को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। दक्षिण भारत के इस मामले को उत्तर भारत में बड़े स्तर पर हवा तो मिली, लेकिन इस लव जिहाद को राजनीतिक एजेंडा बताकर लोग कन्नी काटते नजर आए। लेकिन केरल में इस गुप्त एजेंडे के तहत प्रेम जाल में फंसकर हिंदू युवतियों से निकाह करने, उन्हें धर्मांतरित करने का षड्यंत्र जारी रहा। 2012 में छपी साप्ताहिक पत्रिका के आंकड़े बताते हैं कि केरल में हर महीने 100 से 180 युवतियां मतांतरित की जा रही थीं। उसी दौरान भारत की एक बड़ी पत्रिका के अनुसार मालाबार की एक इस्लामिक काउंसिल के 2012 तक के धर्मांतरण के आंकड़े बताते हैं कि 2007 में 627, जिसमें 441 हिंदू लड़कियां थीं और 186 ईसाई। 2008 में 885 में से 727 हिंदू, 158 ईसाई। 2009 में 674 में से 566 हिंदू, 108 ईसाई। 2010 में 664 में से 566 हिंदू, 98 ईसाई। 2011 में 393 में से 305 हिंदू, 88 ईसाई। अब आप खुद सोचिए कि अब 2020 में क्या हाल और क्या आंकड़े होंगे। जबकि इसके उलट देखिए 2008 से 2012 तक महज 8 मुस्लिम महिलाओं ने ही गैर मुस्लिम पुरुषों से
विवाह किया था। इन सब आंकड़ों के बीच अजीब बात यह है कि गैर मुस्लिमों को फुसलाने के साथ अलगाववादी गुट मुस्लिम युवतियों को किसी भी गैर मुस्लिम लड़के से बात तक नहीं करने देते। ये कट्टरवादी तत्व मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं के घरों में काम करने से भी रोकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश के स्वघोषित राजनीतिक दल और वामपंथियों का समूह सांप्रदायिक चश्मे से देखकर लव जिहाद को मिथक या काल्पनिक बताते हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि न्यायालयों ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर इसका संज्ञान समय समय पर लिया? वर्ष 2006 में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ और दिसंबर 2009 में केरल उच्च न्यायालय की टिप्पणियां इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब सवाल ये है कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? या तो हम सरकार पर दबाव बनाएं कि गैर मत में विवाह मान्य नहीं होगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि ऐसी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई महिलाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करेगी। आप उनके लिए प्रेम की नहीं बल्कि जिहाद की वस्तु हो। हालांकि विवाह करना एक लड़की का नैतिक और स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन ध्यान रखिए विश्वास का ताबीज और अंधा प्रेम किसी को भी प्रिया एकता शिवानी बना सकता है।